हिंदुस्तान डेली में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नसीम सिद्दीकी साहब, जो कि राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गुट के नेशनल स्पोक्स पर्सन है और महाराष्ट्र कमीशन के 2 बार जो है चेयरमैन रह चुके हैं, एक्स चेयरमैन है। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये एक दुखद क्षण है पवार परिवार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी का देहांत हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी ये दुखद घटना है। परिवार फैमिली के लिए तो दुखद घटना ही है, लेकिन अजीत दादा के रूप में महाराष्ट्र को एक बहुत मजबूत और सेकुलर लीडर जो है वो महाराष्ट्र ने खो दिया है उनकी मौत से। हम सब लोगों को उनकी मौत पर गम है। अच्छा सर, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, एक स्टेटमेंट है, मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा 20 जनवरी का ये वीडियो अजीत पवार के देहांत के बाद बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है उनके साथ खेल कर सकती है। तो ये खेल आपको क्या लगता है, किस तरीके का खेल हो सकता है? क्या उनकी मौत में किसी तरीके से कोई लेना देना किसी पार्टी का है, किसी अलायंस का है? और दूसरी तरफ बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने भी जांच की मांग की है, लेकिन शरद पवार साहब ने इसको कहा है कि ये जो है एक एक्सीडेंट है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से उनके प्लेन का हादसा हुआ है वो क्रैश हुआ है, कहीं ना कहीं शक और शुबह की सुई जो है वो लोगों के दिमाग में जो है वो खड़ी होती है। इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये सिर्फ एक हादसा है, साजिश नहीं हो सकती है। साजिश भी हो सकती है, जिस प्रकार से अजीत दादा ये कहते थे कि उनके पास बीजेपी के भ्रष्टाचार की फाइल है। जिस तरीके से अजीत दादा एनडीए में रहने के बावजूद वो बीजेपी के बहुत सारे मुद्दों पे उनके खिलाफ जा रहे थे, विशेष तौर से पिछड़ों के, दलितों के और माइनॉरिटीज़ के मुद्दे पे। जिस तरीके से उनकी छवि लगातार महाराष्ट्र में आगे बढ़ रही थी, एक सशक्त नेता के तौर पे अजीत दादा जो है वो अपनी ज़मीन को महाराष्ट्र में मजबूत कर रहे थे। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये किसी प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। इसलिए DGCA के ज़रिए जो है इसकी अब तो ब्लैक बॉक्स मिल गया है, इसकी पूरी तरीके से जांच की जानी चाहिए कि इतना एक्सपर्ट पायलट होने के बाद, जिनके पास की जो सुमित मलिक थे उनके पास 16,000 घंटों का तजुर्बा था प्लेन उड़ाने को, लेकिन वो हवाई पट्टी पर नहीं आ पाया प्लेन। और जबकि मौसम साफ था, किसी प्रकार की मौसम में कोई ख़राबी नहीं थी, तो इस बात की जांच होनी चाहिए और लोगों के दिलों में जो शंका कुशंका है उसका कहीं ना कहीं निस्तारण करना चाहिए और रिपोर्ट जो है वो जनता के सामने लाना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके बोलने से ये समझ में आ रहा है कि अजीत पवार जो है वो बीजेपी के गले की हड्डी बन चुके थे, क्योंकि उन्हें भी उनके काले चिट्टे के बारे में पूरा मालूमात था और वो कई दफ़ा ओपनली ये बात कह चुके कि मुझे भी भाजपा के कई सारे भ्रष्टाचार की फाइल्स जो है मुझे पता है। तो आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उन लोगों की बात भी सच साबित हो रही है जिनको ये लग रहा है कि अजीत पवार की मौत मतलब जेन्युइन नहीं है, उसमें कोई षड्यंत्र है। हो सकता है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अजीत दादा एनडीए के बीजेपी सरकार की गली की हड्डी तो थे ही, न उनसे उगला जा रहा था बीजेपी से और न निगला जा रहा था। वो सरकार में शामिल ज़रूर थे, लेकिन सरकार अपनी शर्तों पे चला रहे थे अजीत दादा। इसलिए हम कह रहे हैं कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। साजिश की कहीं ना कहीं बू तो आ रही है। इसमें सरकार को पूरी तरीके से इसकी जांच करानी चाहिए, CBI जांच करे, DGCA जांच करे और लोगों के, महाराष्ट्र की जनता के सामने इस रिपोर्ट को पेश करना चाहिए। अच्छा सर, दूसरी तरफ ये देखा जा रहा था कि दोनों गुट का जो है अलायंस होने जा रहा था, मर्जर होने जा रहा था, तो ये बात कहां तक सही है इस बारे में? क्योंकि आप एक की पोस्ट पर है पार्टी के और आप जो है काफ़ी वरिष्ठ नेता है राष्ट्रवादी पार्टी के, आपके जो ताल्लुकात है शरद पवार साहब से वो भी काफ़ी करीबी है, तो आपका इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, बातें तो बहुत दिनों से चल रही थी दोनों पार्टियों के मर्जर के, लेकिन माननीय पवार साहब के बयान के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि कहीं ना कहीं मर्जर की बातों में सच्चाई थी। तो इसका मतलब ये होता है कि शरद पवार साहब और अजीत पवार गुट का, राष्ट्रवादी का अगर विलय होता तो ये दोनों पार्टियां एनडीए में जाती और मोदी के साथ स्टेट की हुकूमत को चलाती। मुझे नहीं लगता कि पवार साहब जो है वो किसी भी तरीके से सेकुलरिज्म के साथ समझौता करते।
थे। अगर ये समझौता अजीत दादा पवार की हयाती में हुआ होता, उनकी ज़िंदगी में होता, और पवार साहब के रहते हुए मुझे नहीं लगता कि पवार साहब अपने उसूलों से किसी प्रकार का समझौता करते। शायद उस समय ऐसी परिस्थिति बनती कि महाविकास अघाड़ी में ही अजीत दादा शामिल होते और उसको पूरी तरीके से मजबूत करते, और बीजेपी के लिए एक बहुत मजबूत चैलेंज महाराष्ट्र में खड़ा हो सकता था, उनके सामने एक बहुत बड़ा विकल्प हो सकता था। क्योंकि पवार साहब की पिछले 60 दशकों की जो राजनीति रही है, अगर पवार साहब को एनडीए के साथ ही जाना होता तो पवार साहब के संबंध मोदी साहब से बहुत अच्छे रहे हैं। मोदी साहब ने खुद बारामती के एक कार्यक्रम में कहा कि पवार साहब से हमने बहुत कुछ सीखा है, उनकी उंगली पकड़कर हमने राजनीति में चलना सीखा है। तो पवार साहब डायरेक्ट भी कहीं ना कहीं समझौता करके जो चाहते केंद्र में, चाहे सुप्रिया ताई के लिए या दूसरे के लिए, मंत्रिपरिषद ले सकते थे। लेकिन मुझे इस बात में थोड़ा शक है कि पवार साहब जो है एनडीए के साथ जाते, ऐसा नहीं हो सकता था। उल्टा अजीत दादा सेकुलर ताकतों के साथ जो है वो महाविकास अघाड़ी में शायद आ सकते थे। और ये बात जो है पार्टी के लोगों को शायद ठीक नहीं लगी, जो अजीत दादा की पार्टी के सीनियर लीडर्स थे, इसलिए उन्होंने बहुत जल्दबाजी में, बिना पवार साहब को विश्वास में लिए, बिना पवार साहब की सहमति के, जल्दबाजी में जो है सुनेत्रा ताई पवार को डीसीएम पद की शपथ दिलाई गई। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं, क्या उनकी जगह किसी पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं को? और सर, एक बात बहुत ज़्यादा उठ रही है कि जैसे ही अजीत पवार साहब का निधन हुआ, उसके तीसरे या चौथे दिन उनको जो है शपथ ले दी गई। तो इतनी जल्दबाजी किस चीज़ के लेकर थी? उस जल्दबाजी को लेकर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। नहीं, देखिए, पहला अधिकार तो सुनेत्रा ताई पवार का ही बनता है। अजीत दादा के बाद चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो पार्टी के, और चाहे डिप्टी सीएम की बात हो, पहला अधिकार सुनेत्रा ताई का और उनके परिवार के लोगों का ही बनता है। रहा सवाल इतनी जल्दबाजी में शपथ ली गई, शायद अगर ये 9-10 तारीख के बात होता तो महाराष्ट्र की जनता को ज़्यादा अच्छा लगता, लोगों के दिलों में थोड़ी ठेस पहुँची है। जिस प्रकार से कि 10वीं और 13वीं के पहले ही जो है शपथ दिलाई गई, ये मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की संस्कृति के विरुद्ध था। ये नहीं होना चाहिए था। पार्टी के सीनियर नेताओं को थोड़ा रुक के 10 तारीख के बाद सुनेत्रा ताई की शपथ विधि करानी चाहिए थी। एक आखिरी सवाल, नेशनल स्पोक्स पर्सन है आप पार्टी के। अब राष्ट्रवादी पार्टी के 2 गुट हो गए थे। दूसरी राष्ट्रवादी जो शरद चंद्र पवार के आदर्शों पर चल रही थी, वो राष्ट्रवादी बहुत कमज़ोर है। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव के नतीजे आने के बाद आपको अपनी स्थिति का साफ पता चल चुका है कि शरद पवार की पार्टी कहाँ स्टैंड लेती है। तो आने वाले वक्त में राष्ट्रवादी पार्टी के क्या फ्यूचर है? देखिए, राष्ट्रवादी पार्टी माननीय पवार साहब के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, आगे भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इसलिए मुझे राष्ट्रवादी के भविष्य के, और अब मेरी तो जो व्यक्तिगत राय ये है कि दोनों पार्टियों के विलय की बात बंद करना चाहिए। माननीय पवार साहब के नेतृत्व में जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम पार्टी के सभी जो दूसरी सब के लीडर हैं, सुप्रिया ताई के सहयोग से माननीय पवार साहब के नेतृत्व में पार्टी को आगे ले जाने की बात करना चाहिए, क्योंकि पवार साहब कभी बीजेपी के साथ नहीं जाते, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। दोस्तों, ये थे नसीम सिद्दीकी साहब, जिन्होंने अपने विचार हिंदुस्तान डेली के साथ साझा किया। कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालात लोगों के मन में उठ रहे थे। जिस तरीके से सुनेत्रा पवार जी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, महाराष्ट्र की पहली महिला डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। जिस तरीके से नसीम सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि 10वीं और 14वीं का जो वेट करना चाहिए था, तो वो वेट नहीं किया गया और महाराष्ट्र की संस्कृति के विरुद्ध भी है। और दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी कि जांच की मांग बहुत सारे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। तो उस तरीके से नसीम सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान डेली। कैमरामैन अरसलान के साथ में फवाद शेख।